हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 30 जनवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकेंड का पेपर है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 50 है। इसके पहले 49 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, उसे जा करके देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सके। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो दोस्तों, जो एल्कोहल या और ग्लूकोज होते हैं इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। और दोस्तों, ये याद रखिएगा, दोनों एल्कोहल और ग्लूकोज ये अलग अलग करके आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस में विद्युत का चालन नहीं होता है, तो वहाँ ऑप्शन बना देगा ग्लूकोज या फिर एल्कोहल। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या रोम रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, इसे अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी जितनी जो दिए गए हैं वो सब इसकी विशेषताएं होती हैं। और दोस्तों, इसकी विशेषताओं को अच्छे से पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि ये आपसे पूछता है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगला दोस्तों, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? तो दोस्तों, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है ये 50 वाट है दोस्तों, 50 वाट की है। और दोस्तों, याद रखिए, इसी को घुमा करके पूछता है कि चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रज्ञान। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था, आगे भी ये पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें जो होती है बोरान होती है, बोरान का प्रयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी जल होती है, ग्रेफाइट की छड़ होती है, भारी जल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है भारी जल का किया जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको DTO बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों, सामान्य पानी जो होता है वो H2O होता है, हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे ड्यूटीरियम होता है, D2O ये होता है। अगला दोस्तों, भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह टेस नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था? तो दोस्तों, ये प्रक्षेपण जो किया गया था ये 2001 में किया गया था। अगला दोस्तों, शुद्ध कार्बन को परसंश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो किस स्थिति में हीरा बनाया जा सकता है दोस्तों? तो ये अत्यधिक उच्च दाब और उच्च ताप की स्थिति में दोस्तों इस पे शुद्ध कार्बन को हीरा के रूप में संश्लेषित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो दोस्तों, हीरा जो होता है ये कार्बन का अपर रूप होता है। और दोस्तों, याद रखिएगा, हीरा के साथ साथ जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ये भी जो आपका होता है ये कार्बन का अपर रूप होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों जो होते हैं कार्बन के अपर रूप होते हैं और ये कई बार पूछा गया है, RRB कांस्टेबल का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो दोस्तों, जो बर्ड फ्लू होता है वो H5N1 वायरस के कारण होता है। दोस्तों, एक बार सिंपल सा पूछा गया था कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है, तो इसके लिए केवल वायरस ऑप्शन बनाया गया था। तो याद रखिए, वायरस से होता है और उस वायरस का नाम होता है H5N1। और ये भी कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों क्वेश्चन, एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें तन सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये केमिस्ट्री का काफ़ी पेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछते रहता है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, ये 300 हड्डियां होती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, नवजात जो बच्चे होते हैं, जो इस बच्चे का जन्म अभी हाल ही में होता है, उसमें 300 हड्डियां होती हैं। और एक फैक्ट याद रखिएगा, जो सामान्य व्यक्ति की बात की जाती है, जैसे कोई
युवा व्यक्ति है उसकी बात की जाएगी तो उसमें कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर युवा है, मान लीजिए कोई 15 साल 20 साल का है, 25 साल का, तो उसमें 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन जो अभी नवजात, अभी जिसका जन्म हुआ है, उस बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं, यानी कि उससे ज़्यादा होती हैं। तो कंफ्यूज मत होना, और ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान देख करके सुन लेना और याद भी कर लेना। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कौन सी फसल जो होती है सूखा को सह सकती है। तो सूखा को सहने की शक्ति बाजरा में होता है। बाजरा जो होता है दोस्तों मोटा अनाज, दोस्तों याद रखिए जितने भी मोटे अनाज होते हैं वो सूखे वाले क्षेत्र में भी होते हैं। इनकी फसल अच्छी हो जाती है सूखे वाले क्षेत्र में भी, तो इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कई बार। अगला दोस्तों, URL क्या है? दोस्तों URL क्या है? यह इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता होता है। और दोस्तों ये आपके NTPC में कई बार रिपीट कर चुका है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो दोस्तों इसमें जो मनोरा का किला है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है, और इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये आपके NTPC का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले वाले किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी, और ये भी इकोनॉमी में कई बार पूछा गया है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगला दोस्तों, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? दोस्तों ये खेड़ा आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, तो ये गांधी जी ने 1918 में किया था। और दोस्तों याद रखिएगा एक फैक्ट और, 1905 जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और ये चंपारण कहाँ है दोस्तों, ये भी आपसे पूछता है, तो ये आपके बिहार में है। और जो खेड़ा था वो तीसरा था, पहला चंपारण में हुआ था, दूसरा दोस्तों अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में, और तीसरा जो था खेड़ा। यही तीनों आंदोलन इनके शुरुआती आंदोलन थे, और यही इनका क्रम है, पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा का खेड़ा। और ये जो चंपारण हुआ था ये 17 में हुआ था, और खेड़ा जो है ये 18 में हुआ था। इसको अच्छे से याद रखिएगा, हिस्ट्री के पेट क्वेश्चन है, आगे भी पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जाता है? तो दोस्तों वो जो होता है 51% या 51% से अधिक होता है। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे उनमें सरकार का जो हिस्सा होगा या राज्य सरकारों का जो हिस्सा होगा वो 51% से अधिक होगा, तभी इनको मैनेजमेंट प्रबंधन का अधिकार इन्हें मिलता है, जब 51% से अधिक होगा। अगला दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण पूरा जो करवाया था वो फिरोज तुगलक ने करवाया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण पहली बार करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर इसका निर्माण पूरा हुआ था इल्तुतमिश के समय में, दोस्तों इल्तुतमिश के समय में। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फिर बाद में इसके ऊपरी वाली जो चौथी मंजिल थी, इस चौथी मंजिल पे बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो फिरोज तुगलक ने क्या किया, इस चौथी मंजिल का निर्माण तो करवाया जो क्षतिग्रस्त हुआ था, एक और भी मंजिल का निर्माण करवा दिया, तो ये 5 मंजिला हो गया। अब तो याद रखिए इसमें 3 लोगों का योगदान है कुतुब मीनार में, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिर फिरोज शाह तुगलक का। तो अंतिम वही फिरोज शाह तुगलक था जिसने इसके 5 मंजिला बनवा दिया इसे। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा डी, फिरोज शाह तुगलक। इसको कंफ्यूज मत होना, अगर पूछेगा किसने निर्माण शुरू करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने अंतिम पूरी तरह से करवा दिया निर्माण लास्ट में जो आज वर्तमान में देखने को मिलता है, ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो दोस्तों ये याद रखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों इसी को घुमा करके पूछता है कि सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो 1969 में किया था और ये कई बार दो घुमा करके पूछा गया। तो 1969 में 14 बैंकों का भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो दोस्तों नेशनल हाईवे 15 जो है ये राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। और दोस्तों ये टफ भी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो दोस्तों टोटल 6 द्विसदनीय विधानमंडल थे। दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब समझ लीजिए, एक तो होती है राज्य विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा, और एक होती है राज्य विधान परिषद। तो जो जहाँ पे परिषद भी होती है उसी को कहा जाता है द्विसदनी। तो दोस्तों ये दोनों जहाँ पे है उसे द्विसदनी कहा जाएगा। तो टोटल 6 राज्यों में उस समय थी और अभी भी है वर्तमान में। पहला जो हो गया दोस्तों यूपी में है, यूपी हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों बिहार हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद दोस्तों कर्नाटक में है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ये याद रखिएगा, तेलंगाना में ये 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। और ये आपसे पूछता है कि कहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है, ऑप्शन में दे देगा इन 6 में से किसी एक राज्य का नाम, तो अच्छे से 6 राज्यों का नाम याद कर लीजिए। अगला दोस्तों पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल लर्निंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो दोस्तों ये जो है ये यूनेस्को का है, यूनेस्को का है ये जो एजुकेशनल प्लानिंग है। अगला दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? दोस्तों ये पूछ रहा कि किस वर्ष में इसे सफलता हासिल हुई थी? तो दोस्तों ये 1987 में इसे आगे बढ़ने में सफलता हुई। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है इसके उत्पादन को इससे संबंधित जो समझौता था उसके लिए। अगला दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और दोस्तों ये पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसके सदस्य देशों की उस समय जो संख्या थी 51 थी। अगला दोस्तों एकीकृत बाल संरक्षण योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोग्राम स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये जो थी ये 2009 और 10 में शुरू की गई थी। और दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर योजना रही है, तो इसको याद रखिएगा, ये किस वर्ष शुरू की गई थी। अगला दोस्तों दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों एडविन लुटियंस ने तैयार किया था इंडिया गेट का डिजाइन। दोस्तों याद रखिएगा इंडिया गेट के साथ जो राष्ट्रपति भवन है, इस राष्ट्रपति भवन का भी निर्माण जो डिज़ाइन तैयार किया था ये एडविन लुटियंस ने ही किया था। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। और एक पूछता है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है। और इसमें कन्फ्यूज मत होना, अगर पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया तो वो मुंबई होगा, इंडिया गेट पूछेगा तो वो दिल्ली में है। और ये कंफ्यूज मत होना, ये कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों जो चैनल पर नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आपको समय से वीडियोस मिलता रहे। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो दोस्तों जो गंडक नहर है वो हरियाणा में नहीं है, क्योंकि ये गंडक नहर जो है दोस्तों ये बिहार में है। तो याद रखिएगा, आपसे एक बार पूछा भी गया था कि गंडक नहर कहाँ है, तो वो बिहार में है। बाकी नंगल हो गया, पश्चिमी यमुना हो गया, भाखड़ा नहर हो गई, ये सब हरियाणा में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि
पहल योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों पहल योजना जो है एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष जो हस्तांतरण था उससे संबंधित है। अगला है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह, जो कि किसानों का एक आंदोलन था कि अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ये बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। और ये भी पूछता है कि ये बारदोली कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में है। और ये भी याद रखिए दोस्तों, इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है यहाँ की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। सरदार कह के पुकारना इन्होंने ही शुरू किया था यहीं पे बारदोली सत्याग्रह के दौरान। अगला दोस्तों, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और दोस्तों स्वर्ण युग किस क्षेत्र में कहा जाता है? तो सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में। इस समय दोस्तों बहुत सारे विद्वान थे, जैसे आपने सुना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न रहते थे। संस्कृति का विकास जो सबसे ज़्यादा हुआ, पुस्तकों का निर्माण जो हुआ, ये सब गुप्त काल में ही इसी के दौरान हुआ था, इसीलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला दोस्तों, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी जो 2016 है ये गलत है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, यही एक गलत है। बाकी जितना दिया गया स्टेटमेंट सब सही है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? और दोस्तों ये तारपा उत्सव वाला कई बार पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। ये तारपा उत्सव जो है दोस्तों ये दादर नागर हवेली में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तो उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसको कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, और ये आपके रेलवे में कई बार आया है। अगला है दोस्तों, मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान जो है प्राप्त किया था? तो दोस्तों उन्होंने चौथा स्थान जो प्राप्त किया था वो आपका था रोम ओलंपिक खेल के दौरान। अगला दोस्तों, भारत का संविधान किस वर्ष से लागू हुआ था? दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ये कह रहा लागू हुआ था तो 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और लेकिन याद रखिएगा एक और भी होता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इस दिन लागू नहीं हुआ था। अंगीकृत करने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि कुछ प्रावधान इसके लागू हुए थे लेकिन पूरी तरह से संविधान लागू नहीं हुआ था। पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो कंफ्यूज मत होना 49 और 50 में। 49 में अंगीकृत हुआ था, 50 में लागू हो गया था। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो ये हल्दी था। अमेरिका ने क्या किया था दोस्तों, हल्दी को पेटेंट करवा लिया था। वो कहता था कि हमारे देश का, तो इसको चुनौती दी गई तो कहा गया कि नहीं ये भारत का है, ये अमेरिका का नहीं है, तो कैंसिल कर दिया गया था। अगला दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो दोस्तों सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है तो इसको भी याद रखिएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।